हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है यात्राओं की जो श्रृंखला की शुरुआत किए हैं, उसमें हम आज़ादी मेरा ब्रांड पढ़ रहे थे और ये मेरा तीसरा वीडियो है। और हम इसमें जो है इस यात्रा की जो है श्रृंखला में इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। और अब जो है हम देखते हैं कि जो लेखिका है अनुराधा बेनीवाल, वो लंदन की यात्रा की अपनी शुरुआत करती हैं और वो जो पहली यात्रा उसकी शुरू होती है वो कैसे शुरू हो रही है। तो 2007 में अखिल का जब लंदन आने का प्लान बना तो मैं पुणे में नौकरी कर रही थी। वह तो आ गया और मैंने उसके पीछे से काम समेटकर आने का वादा किया, लेकिन अपनी नौकरी छोड़कर लंदन चले आने को एक बारगी मेरा मन बिल्कुल नहीं हुआ और मैं नहीं आई। वक्त बीता, बात बीती, अखिल प्रोजेक्ट खत्म करके भारत वापस आ गया। कुछ समय बाद मुझे अपनी नौकरी से ऊब हुई तो मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। संयोग कुछ ऐसे हुए कि अखिल को फिर लंदन बुलाया गया। अब की बार वह मेरे बिना नहीं जाता और इधर मेरा भी मन पुणे से ऊब चुका था। तो ऐसे में लंदन के लिए मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। जब लंदन आई तो लगा कि शेक्सपियर के शहर में पढ़ूंगी, यूरोप घूमूंगी, ग्लोब थिएटर में नाटक देखूंगी और कुछ न कुछ कमा भी लूंगी। लेकिन जब पहली बार दूध और ब्रेड लेने सुपरमार्केट गई तो मुझे एहसास हो गया कि भारत में नौकरी करके जोड़ी गई पूंजी की बदौलत ज्यादा दिन यह सुख नहीं भोग पाऊंगी। एक कमरे के फ्लैट का किराया 1.5 लाख रुपए महीना, 10,000 रुपए काउंसिल टैक्स के, 10,000 रुपए बिजली पानी के और हफ्ते भर की साग सब्जी का खर्च भी सब 5 अंकों में। ऐसा नहीं है कि मैं आर्थिक तंगी से वाकिफ नहीं थी, लेकिन 300 रुपए का एक आम वाली लग्जरी में भी नहीं पली बढ़ी थी। हर चीज हद महंगी थी, खास करके जब रुपया कन्वर्ट करना पड़ता। एक जुटी धनिया 200 रुपए की, कुछ हरी मिर्चें केवल 100 रुपयों की, एक तरफा बस का किराया 160 रुपए। कपड़ा लत्ता शॉपिंग तो भूल ही जाओ, गुजारा हो जाए वही काफी था। अब तो एक ही समाधान दिखता था कि पढ़ाई लिखाई के ख्वाब भूलकर यहाँ की करेंसी कमाई जाए। पाउंड में खर्चना है तो पाउंड कमाए जाए। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में एमए की हुई मुझ लड़की को यहाँ इन अंग्रेजों के देश में लेकिन नौकरी क्या मिलनी थी। मैंने सुना था कि इस देश में भारतीयों को आसानी से नौकरी सिर्फ आईटी कंपनियों में मिल सकती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे खानदान में क से किसान तो कई हैं, कोडर एक भी नहीं। एक बार को तो लगा कि ऑनलाइन आईटी कोर्स कर लेती हूँ, लेकिन फिर श्रीमान गूगल की मदद से भी कुछ समझ में नहीं आया तो जाने दिया। मैं कुछ भी करने को तैयार थी। होटल में वेटिंग करने को, बार में बार टेडिंग करने को, कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बनाने को, जिम में रिसेप्शनिस्ट बनने को, किसी के घर में कुकिंग करने को, डॉग वॉक कराने को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को, किसी अपाहिज की देखभाल करने को। हर वह काम जो मुझे यहाँ की सब्जियाँ खरीदने में मदद करता, मैं करने के लिए तैयार थी। जिस दुकान में बैठकर चाय पीती थी उस दुकान तक में मैंने अपना सीवी दे दिया था। अभी तक अपना खर्च खुद निकालती आई थी। एकदम से एक आदमी पर निर्भर हो जाना मुझे खटकने लगा था। कम से कम आधा किराया तो कमा ही लूं, कुछ घर के और खर्चों में हाथ बटा दूं, थोड़ा घूम फिर पाऊं, बस इतना भी। पैसा जोड़ने वोड़ने का तो ख्याल ही कहीं दूर था। मैंने कई तरह के सीवी बनाए। बार में देने वाले सीवी से मैंने फॉर्मर नेशनल चेस चैंपियन हटा दिया था, और यह भी कि मेरे पास एक लॉ डिग्री भी है। लंदन में तो इतने सारे बार हैं, हर एक गली में 4-5, लेकिन मुझे नौकरी क्यों मिलती वहाँ? मुझे तो कॉकटेल बनानी भी नहीं आती और ना ही क्यूट ईस्ट यूरोपियन एक्सेंट ही है। इंडियन एक्सेंट के साथ बार में एंट्री नहीं मिल सकी। फिर भी मैंने राह में पड़ते हर बार में अपना सीवी दे रखा था। किसी भी दुकान के सामने वैकेंसी का नोटिस देख मेरी उम्मीद बढ़ जाती और मैं वहाँ सीवी देकर अगले दिन कुछ अलग होने का इंतज़ार करती, लेकिन हर रोज़ कोई जवाब न पाकर फिर निराश हो जाती। इस तरह बढ़ती मायूसी में और भी ऊल जुलूल काम खोजती। चाय की टपरी लगा लूँ, योग सिखा दूँ, धर्म बेच दूँ, पराठे बना के बेचूँ, टिफ़िन सर्विस शुरू कर दूँ। क्या करूँ मैं कि इस शहर का हिस्सा बन पाऊँ? रोज़ कुछ ऑप्शन खत्म होते रोज़ मैं कुछ नए ऑप्शन तलाशती।
अब तो इस इंडियन रेस्तरां बचते हैं, अब तो बस इंडियन रेस्तरां बचते हैं। वहाँ तो हिंदी भाषा और भारतीय खाने का मेरा ज्ञान प्लस पॉइंट हो सकते हैं। इंडियन रेस्तरां में मुझे ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर रास्ते वाले महाराजा रेस्तरां में भी मैंने अपना CV डाल दिया। वेटिंग नहीं तो किचन में तो मिल ही जाएगी। मैं तो खाना भी इतना अच्छा बनाती हूँ। महाराजा वाले मैनेजर से हिंदी में बात की तो लगा यहाँ ज़रूर काम मिल जाएगा, लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बावजूद उनका कई दिनों बाद भी कोई जवाब नहीं आया। फिर भी जाने क्यों मुझे लगता रहा कि इंडियन रेस्तरां में काम मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा, कंपटीशन कम रहेगा। मैं कई सारे इंडियन रेस्तरां इंटरनेट पर ढूंढकर अपना CV भेजती रही। काम मिलना तो ज़रूरी था, मांगे हुए पैसों से तो चाय पीना भी मुश्किल हो रहा था, घूमना फिरना तो दूर। बिना पैसे यूरोप कैसे घूमती? यहाँ तो लंदन घूमना दूभर हो रहा था। मेरा दिमाग दिन रात घूमने के नए नए रास्ते तलाशता रहता। न्यूड मॉडल बन जाऊं चित्रकारों के लिए। स्पर्म तो डोनेट नहीं कर सकती, लेकिन किसी दवाई के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाऊं। रोज इवनिंग स्टैंडर्ड फ्री अखबार में छपे हर तरह के विज्ञापनों में से पैसे कमाने के तरीके वाले विज्ञापन अंडरलाइन करती। लंदन जैसे शहर में आकर भी अगर दुनिया नहीं घूम पाई तो भला यह सपना कब सच कर पाऊंगी। इस शहर में अगस्त में आई थी, सितंबर आ गया। जाड़े के कपड़े भी नहीं लाई थी, पता भी नहीं था कि जाड़ा कितना ज्यादा पड़ेगा, तो सोचा वहीं जाकर लूंगी। लेकिन जितने पैसे का कोड था उतने में तो एक तरफ से दिल्ली की टिकट थी। अब लगने सा लगा था कि वापस जाने का समय आ गया है। तभी अचानक एक भूला भटका मेल आया लाहौर कबाब हाउस से, वेटिंग वैकेंसी। मुझे लगा कि अब यही आखिरी आशा है, अब या तो लाहौर होगा या फिर दिल्ली। इधर मुझे नौकरी मिली और उधर मैं अपना पैर तुड़ा बैठी। ज़्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में सीढ़ी ऊपर नीचे भागते वक्त पैर मुड़ गया, और ऊपर से लंदन की सर्दी जिसमें चोट का ठीक होना बड़ा तकनीकी मामला होता है। लंबे इंतज़ार के बाद जॉब तो मिली, लेकिन अब पूरा दिन खड़े रहना पहाड़ हो गया। नया रेस्तरां था तो काम भी हर तरह का था। खाने के समय वेटिंग करनी होती, बाकी समय किचन में मदद करनी होती। शाम होते होते पैर में चीस लगने लगती और घर आते आते आधी रात हो जाती। अब पता चला था कि टिप्स का क्या महत्व होता है। जब पहली बार उन ब्रिटिश भारतीय महिलाओं ने मेरी जेब में चुपचाप 3 पाउंड रख दिए थे, वे 3 पाउंड मुझे अचानक हाथ लग गए, किसी खजाने से कम नहीं लगे थे। हर घंटा पूरा होने पर 7 पाउंड का कंफर्म होना भी एक अजब सा एहसास था। एक आध दोस्ती भी होने लगी थी। ज़्यादातर वेटर पाकिस्तानी थे। हेड शेफ एक बंगाली बाबू थे और असिस्टेंट कुक सब अफगानी। एक पॉलिश लड़की थी जिसके साथ मेरी शिफ्ट सिर्फ हफ्ते में 2 बार क्लैश करती थी, लेकिन मेरी सबसे पटने लगी थी। रसोई में बर्तन साफ करने वाला स्पेनिश लड़का चुपचाप सा था। अकेले खड़े हो बर्तन मांजता और खूब सारा खाना खाकर बिना किसी से बात किए निकल जाता। एक दिन पूछने पर पता चला कि वह यहाँ PhD कर रहा है। उसे भी घंटे के 7 पाउंड ही मिलते थे। यूँ तो मेरी सभी से अच्छी खासी पड़ती थी, पर अफगानियों से थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी। हम एक साथ कहवा पीते और खान मुझे रोज़ नए नए पकवान बनाकर खिलाता। हम सब हिंदी में बातें करते और खाली समय में उस घर की यादें ताज़ा करते रहते जिसे छोड़ आए थे। इस तरह लंदन में एक छोटा सा परिवार बनने लगा था। मैंने हिसाब लगाया कि लगन से दिन में 10 घंटे काम किया तो दिन के 70 और महीने के कम से कम 1500 पाउंड हो जाएंगे। 5-7 महीनों में आसपास के 10 देश देखने जितना तो कमा ही लूंगी। लेकिन मेरे ख्वाबों पर जल्द ही पानी फिर गया, या यूं कहूँ कि जिन एंड टॉनिक फिर गया। हुआ यूं कि एक दिन पैर का दर्द दोपहर से ही असहनीय हो गया और मुझे लगा कि एक जिन एंड टॉनिक का शॉट ले लूंगी तो शायद दर्द बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैंने अली से रिक्वेस्ट की कि एक पैग वह मेरे लिए बना दे। उसने मजाक समझकर बना दिया। मैंने होशो हवास में पी लिया, लेकिन उसके बाद किचन में ये हंगामा मचा कि क्या कहने। हिंदुस्तानी भाई यूँ रोए कि एक शरीफ दिखने वाली भले घर की लड़की लंदन आकर बर्बाद हो गई, और पाकिस्तानी भाई यूँ कि जिस लड़की को अब तक इतना पाक और इज्जतदार माना था वह इस कदर बेहया निकली। अफगानी खान बस मुंह ताके, कभी उनका कभी मेरा। मुझे बात की गहराई तब समझ में आई जब शाम को मुझे मेरे हिसाब के साथ नोटिस पकड़ा दिया गया।
यू कैन गो नाउ। होटल के गुजराती मालिक ने मुझे जरा भी विनम्र हुए बगैर बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरी नौकरी तो छूट गई थी, लेकिन मैं निराश बिल्कुल नहीं थी। वहां से मिले 250 पाउंड से मैंने एक हिम्मत सी पाली थी। एक बार पैसे हाथ में आए तो मुझे पता था कि आगे भी आ जाएंगे। मुश्किल से ही सही, रास्ता बन ही जाएगा। एक तरह का साहस मिल गया था यहाँ से। सबसे पहले मैंने टेस्को जाकर 30 पाउंड का एक ऊनी कोट लिया, जुराबें ली, एक आईलाइनर और कई दिनों से चेरी खाने का मन था वह लिया, और एक जोड़ी चलने के जूते भी खरीदे। अपने पहले कमाए पाउंड से मैंने बाजार से इन चीज़ों के अलावा भी कुछ खरीदा। ढेर सारा आत्मविश्वास। बंद करो थोड़ा, खाना अच्छे से दिख रहा है ना। लाहौर कबाब हाउस की बदौलत घर की चारदीवारी के बाहर निकली तो और भी दरवाजे खुलने लगे। नए जूतों में मैंने पैदल शहर नापना शुरू किया। एक दिन मुझे चेस दिखा तो एक समय मेरी पूरी दुनिया हुआ करता था। आज वह खेल मुझे एक अजनबी की तरह बेकर स्ट्रीट पर एक दुकान के सामने मिला। अंदर जाकर देखा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक मैच लाइव चल रहा है और कुछ लोग मोहरे बिछाकर बैठे हुए अगली चालों का अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यूं ही एक दो चालें मैंने भी गेस कर दी। किस्मत कहिए या मेरी होशियारी, ग्रैंड मास्टर ने वही की वही चालें चली। लोगों का ध्यान थोड़ा आकर्षित हुआ तो कुछ बातें शुरू हुई, और बातों में बात निकली कि वो लंदन के स्कूलों में चेस सिखाते हैं, और यही नहीं, उन्हें एक चेस टीचर की ज़रूरत भी थी। यह तो बिन मांगे जन्नत मिलने वाली बात हो गई। क्या कहूँ, यहाँ चेस का माहौल भारत जैसा नहीं था। भारत में जितनी संख्या में लोग चेस सिखाते हैं, यहाँ इतनी संख्या में लोग चेस जानते भी नहीं थे। फीमेल प्लेयर्स और टीचर्स का तो मेजर अभाव है। मुझे अपनी पहचान बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अपने अतीत में एक इंडियन चैंपियन होने के नाते मुझे अभी भी इतना चेस याद था कि यहाँ के लोकल प्लेयर्स को धूल चटा सकूं। जल्द ही मुझे अलग अलग क्लबों से उनके लिए खेलने के ऑफर्स आने लगे, और स्कूल में सिखाना तो शुरू हो ही गया था। मेरे घर से केवल 10 मिनट की दूरी पर एक स्कूल में मुझे पढ़ाने का काम मिल गया। घंटे के 7 पाउंड से घंटे के 40 पाउंड मेरे लिए यह बड़ी छलांग थी। 3 पाउंड की एक टिप पर उछलने वाला इंसान ही समझ सकता है कि 40 पाउंड प्रति घंटे का मतलब क्या होता है। 1 से स्कूल हुए 2 और 2 से हुए 8। धीरे धीरे प्राइवेट ट्यूशन का भी काम मिलने लगा और दोस्तियां भी होने लगी। अब लंदन से भी दोस्ती होने लगी थी। अलग अलग स्कूलों में मैं ज़्यादातर पैदल जाती और रोज़ नई नई गलियां खोजती। इस तरह एक अजनबी शहर ने मुझे अपनाना शुरू कर दिया। जब जिंदगी बसर के लिए दाना जुट गया तो आज़ादी की चिड़िया फिर फड़फड़ाने लगी। हालांकि लंदन में मुझे काफ़ी हद तक आज़ादी मिल गई थी, लेकिन अब मुझे यह जानना था कि लंदन ही स्पेशल है या पूरा यूरोप ऐसा है। क्या पश्चिम सच में आज़ादी के मामले में हमसे आगे निकल गया है? 17वीं 18वीं शताब्दी के लेखकों जैसे जेन ऑस्टन, शार्लेट ब्रोंटे, एलिजाबेथ गास्केल या चार्ल्स डिकेंस की किताबों में तो औरतों की स्थिति हमारे समाज से बहुत बेहतर नहीं थी। फिर उनका समाज किस कदर इतनी तेजी से बदला, कैसे एकदम से इतना आगे आ गया, और हम जैसे एक ही जगह अटक गए। आखिर उन्हें ऐसी क्या चीज़ मिल गई? दुनिया का नक्शा अपने कमरे में देखकर रोज लगता कि मैं अभी दुनिया के एकदम बीचों बीच में हूँ, तो जल्दी से निकल लूँ और उस चीज़ को तलाशूं। यूरोप के सारे देशों का एक ही वीज़ा लगता है, शेंगेन वीज़ा। एक बार वह लग जाए तो फिर कहीं भी निकल जाओ। सब देश 1-1, 2-2 घंटे की दूरी पर हैं। लेकिन अब मैं हिंदुस्तान में नहीं थी, जहाँ रहने खाने के ठिकाने का इंतज़ाम किए बगैर इस विश्वास पर निकल लिए कि संभाल लेंगे। जैसे मेरी असमंती बुआ कहती हैं, पास में पैसा हो और ज़ुबान हो तो इंसान पूरी दुनिया नाप दे। लेकिन बुआ को शायद नहीं पता था कि ना तो हमारे रुपए की यहाँ कोई बिसात थी, ना ही हमारी जुबान की। यह भारत देश नहीं था जहाँ इंसान 10 रुपए में भी पेट भर ले और 10,000 भी कम पड़ जाए। यह यूरोप था। यहाँ उस वक्त 1 यूरो का मतलब था 70 रुपए, और जहाँ हिंदी तो दूर इंग्लिश जानने वाले भी मिल जाएं तो किस्मत अच्छी मानी जाए। जब मैं पहली बार अकेले घूमने निकली थी पुणे से राजस्थान 1 महीने के ट्रिप पर, तब मैंने काफ़ी हद तक जाना था कि पैसा घूमने की प्री कंडीशन नहीं है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं जितना हमने बना दिया है। ज़्यादातर दुनिया घूमने वाले बैकपैकर्स अमीर घरों में पले हुए लोग नहीं होते।
वे बस घूमने की आग में पके होते हैं। उन्हें सस्ते से सस्ता ठिकाना, एक छत भर की तलाश होती है। वे स्विमिंग पूल वाले होटल नहीं ढूंढते, वे पूरा दिन मूंगफली और केलों पर भी चला लेते हैं। उन्हें भारत में भी मिनरल वाटर की तलाश नहीं होती। वे ब्रांडेड कपड़े और बैग्स पर पैसे नहीं खर्चते और ना ही वे पैसे जोड़ जोड़कर बुढ़ापे में आरामदेह जिंदगी के ख्वाब बुनते हैं। वे आज के लिए जीते हैं और दुनिया के सबसे खुश लोग होते हैं। राजस्थान में बिताए उस एक महीने में मैं कई घुमक्कड़ों से मिली और उन सब में जो बात एक जैसी थी वह था उनका आत्मविश्वास। वह पैसों से खरीदा या सामाजिक रुतबे पर पला बढ़ा आत्मविश्वास नहीं था। वह खुद को जानने से आया था, अपनी मानसिकता और अपने जज्बात, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां जानने से ही ऐसा आत्मविश्वास संभव है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का जीवन किसी तरह से सरल था या इनके जीवन में किसी तरह के बंधन या डर नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने डरों और बंधनों को समझा था और उनको अपने जीवन में बसा लेने के बजाय उनसे पार पाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ली थी। कोई और नहीं था ब्लेम थोपने के लिए इनकी लाइफ में। ये अपनी खुशी और अपने दुख के जिम्मेदार खुद थे। और जब आप आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी आप लेते हैं तो बदल पाना आसान होता है। जब खुद ही चुनना हो तो कोई दुख क्यों चुने। 3 महीने से दुनिया घूमती फ्लाविया मुझे जैसलमेर में मिली। फ्लाविया ब्राज़ील से थी और वह एशिया में थाईलैंड, बाली, वियतनाम और चीन होते हुए भारत आई थी। दिखने में एकदम नॉर्मल थी और कोई पंख भी नहीं लगे थे उसकी पीठ पर, लेकिन उसकी कहानी एकदम परियों वाली थी। फ्लाविया ने बतौर डेंटिस्ट 7 साल काम करके घर खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे। अपनी सारी जान काम और घर खरीदने के सपने को सच करने की कोशिश में झोंक दी थी। जब घर मिला और डाउन पेमेंट के पैसे देने का वक्त आया तो फ्लाविया ने सोचा कि 7 साल दिन रात काम करके तो ये डाउन पेमेंट जोड़ी है, आगे 20 साल दिन रात काम करके लोन उतारूंगी। इस घर को जीवन के 27 साल दूंगी। घर तो अभी भी है, नेम प्लेट अपना नहीं तो क्या हुआ। इतना काम करके भी बंधी ही रही तो क्या पाया। फ्लाविया ने घर तो छोड़ा ही, नौकरी भी छोड़ दी और जमा पैसों से दुनिया घूमने निकल पड़ी। बाली में एक जर्मन लड़के के प्यार में पड़ी और अब जर्मनी में बसने का सोच रही थी। फ्लाविया का साथ नए नए प्यार में पड़ी लड़की का साथ था, खुश, रोमांचित, बेखबर और दुस्साहसी। यहाँ से मैंने बेफिक्री सीखी। पुष्कर में मिला मुझे फर्नांडो रेन्नी, जो अपने को नंदू बुलाता था। नंदू ना कभी स्कूल गया था और ना ही कभी दफ्तर। नंदू के हाथों में कला थी, मेटल और पत्थर को सुंदर ज्वेलरी में तब्दील करने की। वह उसी कला के दम पर अपने देश ब्राजील से बाहर निकल दुनिया घूम रहा था। अपने हाथों से बनाई ज्वेलरी को सड़कों पर बिछाकर बेचता हुआ नंदू अपनी 40 साल की उम्र में 80 से ज्यादा देशों में घूम चुका था। उसने मुझे पुष्कर में सबसे सस्ती रहने और खाने की जगह दिखाई। उसने अपने लिए बहुत ज़रूरी लेकिन मेरे लिए पर्सनल सवाल पूछ लिया। विदेशी लड़कियों को भारतीय लड़कों के साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भारतीय लड़कियां कभी विदेशी लड़कों को भाव नहीं देती। ऐसा क्यों? भारतीय लड़कियों से तो बात करना तक मुश्किल है। मैंने बिना अचकचाए कहा, इस बारे में कभी सोचा तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें विदेशी लड़कों से कोई दिक्कत है। हमें तो सब लड़कों से दिक्कत है। लड़कों से नहीं, हमें यूं ही कैजुअल सेक्स से दिक्कत है। और भारतीय लड़का तो रहेगा, एक दिन शादी कर लेगा, लेकिन विदेशी तो चला जाएगा। हम सिर्फ शादी के बदले सेक्स करते हैं। मैं अपने दिए जवाब पर हैरान थी। खैर, अगर उसने किसी खास मकसद से वह सवाल पूछा था तो वह पूरा नहीं हुआ। यह जरूर हुआ कि मैंने एक अजनबी को नम्रतापूर्वक ना कहना सीखा। बिना चप्पल निकाले हाथ जोड़कर अलविदा बोलना सीखा। अपनी मर्जी जानी और अपनी मर्जी की इज्जत करना सीखा। जैसलमेर में ही मिली मार्लुस रेगिस्तान से जुड़ी हर चीज की दीवानी थी। उसने सब ऊंट वालों से दोस्ती कर ली थी और उन्हीं के साथ हफ्तों रेगिस्तान में घूमती रहती। मुझे उसके लिए कभी डर लगता तो वह हंसती और कहती, सब भारतीय लड़के मुझसे डरते हैं। लगभग 6.25 फुट लंबी तगड़ी जवान थी। जर्मनी से आई मार्लुस एकदम निडर। अकेले घर से निकलने से पहले मार्लुस की माँ ने उसे खूब सारी सलाहों के साथ एक सलाह यह भी दी थी, अपना खूब ख्याल रखना। पागल कुत्ते तो कहीं भी हो सकते हैं,
तो अगर रेप हो जाए तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए पिल्स अपने साथ रखना। मैंने पहली बार किसी माँ को रेप होने के सिलसिले में सलाह देते हुए जाना था। मैंने या तो माँओं को इस बारे में बात करते ही नहीं सुना, या सुना था कि यहाँ वहाँ इस वक्त सेफ नहीं है, बाहर मत जाओ। लेकिन अपनी बेटी को रोकने की बजाय हादसा होने पर क्या किया जाए, इस बारे में सलाह देना पहली बार सुना था। मार्लोस की माँ कहती है कि रेप भी एक एक्सीडेंट है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन होने पर शर्म की बजाय उस बारे में क्या किया जाए यह पता होना चाहिए। ऐसी माँ की बेटी कैसे निडर नहीं होगी। यहाँ से मैंने साहस सीखा। फ्लाविया और मार्लोस के साथ जैसलमेर के आसपास के गांवों में साइकिल चलाते मार्लोस ने हमें एक जर्मन गाना सिखाया था, मेन हर्ट्स टांस्ड। इसका मतलब था मेरा दिल नाच रहा है। वो दोनों तो चली गईं, लेकिन मेरा दिल नाचता रहा। मैंने पहली बार महसूस किया कि दिल का नाचना क्या होता है। मैं अकेले रेगिस्तान में घूमते, गुम होते, खाते पीते खुश थी। वह खुशी मेरी थी। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी रचना प्रकृति ने घूमने के लिए की है, अकेले घूमने के लिए। यही शायद मेरी निजता है। रमोना ने जो बीज बोया था उसको सींचा इन घुमक्कड़ अजनबियों ने। अब वे सब तौर तरीके जो मैंने इन अजनबियों से सीखे थे मुझे यहाँ अपनाने थे। मुझे महंगे यूरोप में सस्ते में घूमना था। मुझे अकेले बेफिक्र घूमना था। 1 लाख रुपए जो यहाँ के 1000 पाउंड थे जोड़ लिए थे, और छुट्टी थी 1 महीने की। तय किया चलो अब वह चीज़ ढूंढी जाए। वो कहते हैं ना, आज़ादी ना लेने की चीज़ है ना देने की। छीनी भी तो क्या आज़ादी, वह तो जीने की चीज़ है। रमोना से मिलने के 10 साल बाद आज मैं निकली हूँ दुनिया घूमने, अकेले, बिना किसी मकसद के, एकदम आवारा, बेफिक्र, बेपरवाह। आज मैं जीने निकली हूँ। मैं अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपनी हंसी, अपने आंसू खोजने निकली हूँ। क्या मैं यही हूँ जो हूँ यहाँ जानने वालों के बीच? क्या मैं परायों में कुछ और हो जाऊंगी? कौन है पराये और अपने वो कौन है? क्या मुझे अकेले में भी हंसी आएगी? क्या अकेलापन रुलाएगा मुझे? क्या मैं अनजान देश की अनजान गलियों में शर्मा जाऊंगी, या थिरक पड़ेंगे मेरे पैर वहाँ? कितने दिन फिरूंगी मैं बेमकसद? कितने दिन कोई रह सकता है अनजानी दुनिया में अकेला, अदेखे लोगों से जुड़ता, परिचित लोगों को जोड़ता, बगैर किसी वादे के? यूं भी इस निकलने का मकसद है क्या? क्या मैं कभी घर वापस आऊंगी, और घर है कहाँ? अब और कुछ ना सही, इन सवालों के जवाब तो पा ही जाऊंगी। इन सब सवालों को साथ लिए मैं सवार थी यूरोस्टार में। इंग्लिश चैनल के नीचे से होती हुई यह ट्रेन मुझे लिए जा रही थी पेरिस। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल परिंदे से, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इन सभी सवालों के जवाब तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही हम घूमेंगे पेरिस जैसे शहर में। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।